दिल्ली में हुआ धमाका, आतंकी डॉक्टर्स का कौन आका? भाई फैमिली कहाँ है यार? खौफनाक प्लान, कहां छिपे हैं सफेद कोट वाले हैवान? आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल हुआ बेनकाब, दहशत फैलाने की साजिश होगी नाकाम। व्हाइट कॉलर वाला टेरर, आतंकी नेटवर्क में कितने जिहादी डॉक्टर? ये लेडी डॉक्टर है, ये हरियाणा की रहने वाली है। इसका नाम है डॉक्टर प्रियंका। MBBS का आतंकी कोर्स, कहां गद्दारों की फौज। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर उत्तर प्रदेश में काम करने वाले 200 डॉक्टर आ गए हैं। अल फलाह टू कश्मीर का खेल, आतंक का स्लीपर से। 10 नवंबर को हुए धमाके के 7 दिन गुजर चुके हैं। दिल्ली से अनंतनाग तक जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसीज की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नूह से लेकर लखनऊ तक सैकड़ों डॉक्टर जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के 7 दिन गुजरने के बाद जांच कहां तक आगे बढ़ी है? कितने डॉक्टर जांच एजेंसीज के शिकंजे में आ चुके हैं? MBBS का आतंकी कोर्स करने वाले कितने डॉक्टर मौजूद हैं? इन सब को करेंगे बेनकाब। आप रहिए न्यूज नेशन के साथ। और 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के 7 दिन गुजर चुके हैं। इन 7 दिनों में जांच का दायरा दिल्ली और फरीदाबाद होते हुए श्रीनगर से लखनऊ तक फैल गया। 7 दिनों की जांच में सुरक्षा एजेंसीज को अब तक क्या कामयाबी मिली है, इस पर आपको अपडेट देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली धमाके की जांच में यूपी ATS के रडार पर उत्तर प्रदेश के 200 डॉक्टर्स शामिल हैं और यूपी में कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों पर नज़र है जांच एजेंसियों की। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 20 डॉक्टर पर शिकंजा कसा जा चुका है। 30 से ज़्यादा लोग अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं और मामले की जांच के दौरान अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 13 डॉक्टर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में 3 डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं। जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिले 9 mm के कारतूस भी हैं और दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके में आरोपियों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। इस केस में 200 से ज़्यादा डॉक्टर जांच एजेंसीज के टारगेट पर हैं। दिल्ली कार धमाका केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा डॉक्टर उमर नवी मारा जा चुका है। वहीं इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदिल अहमद के साथ साथ डॉक्टर शाहीन सईद गिरफ्तार की जा चुकी है। अलावा इसके फरीदाबाद, कानपुर, नूह, लखनऊ, बंगाल और पंजाब से अब तक 13 डॉक्टर्स जांच एजेंसीज की हिरासत में हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है।
एक ब्लास्ट और दहल गई दिल्ली। लाल किले के पास सोमवार शाम 6:52 पर हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जांच एजेंसियां आरोपियों तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। ब्लास्ट का लिंक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहां के कई डॉक्टर आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उन पर भी शिकंजा कसा है। देश भर में 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। 3 डॉक्टरों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और 13 डॉक्टर हिरासत में लिए जा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि देश भर में आतंक के कितने सफेदपोश डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में कितने डॉक्टर शामिल हैं। ये डॉक्टर देश के कौन कौन से इलाकों में पनाह लिए हुए हैं। जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। देश के अलग अलग हिस्से में छिपे डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल के सफेदपोशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां गवर्नमेंट कॉलेज अनंतनाग में सालों से काम कर रही डॉक्टर प्रियंका शर्मा को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा को आतंकी सिंडिकेट का राजदार बताया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर के जिले अनंतनाग के जीएमसी अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है रेड पड़ी है। रेड के दौरान वहां पे और एक डॉक्टर को जो है हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया। बाज़ाब्ता तौर पर ये लेडी डॉक्टर है, ये हरियाणा की रहने वाली है। इसका नाम है डॉक्टर प्रियंका। सूत्रों के मुताबिक बम धमाके की साजिश मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 डॉक्टर शामिल हैं, जिनके नाम शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल है। वहीं डॉक्टर मोहम्मद उमर उस कार में मारा जा चुका है जिसे लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया था। दिल्ली धमाके की जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को ब्लास्ट की साजिश का एपिसेंटर साबित कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी से 9 mm के कारतूस मिले हैं। 9 mm की जो कार्टेज मिली है, जो आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है, वो इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में पहुंचती कैसे है और क्या उसके पीछे भी कश्मीर या पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है? तो ये 2 सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी कश्मीर और नूह को फरीदाबाद से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में यह भी बात सामने आई है कि 10 नवंबर के बाद से कैंपस से 15 डॉक्टर लापता हो गए हैं। साथ ही इन्होंने मैसेजिंग ऐप भी अनइंस्टॉल कर लिया है। जांच में हुए खुलासे बड़े आतंकी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेकर के CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और पीछे देखिए, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से लगातार जो फरीदाबाद की CIA है, फरीदाबाद के जो सीनियर अधिकारी है, वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि कारतूस 9 mm के बरामद होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों की माने इंटेलिजेंस ब्यूरो CIA और इसके अलावा NIA के डर की वजह से कम 15 ऐसे MBBS के छात्र और डॉक्टर हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है। और जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, उसके बाद से ये तमाम डॉक्टर्स गायब हो गए। कम से कम 15 डॉक्टर जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनका फ़ोन पूरी तरीके से बंद है। अपने फ़ोन को बंद करके इंटरनेट की दुनिया से कटकर उन तमाम एप्लीकेशंस को डिलीट करके जिसके ज़रिए वो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से संपर्क में थे, पूरे इंटरनेट से खुद को डिलीट करके, यानी डिजिटल सिग्नेचर को ज़ीरो बना करके गायब हो चुकी है। और अब धरपकड़ की जा रही है ना सिर्फ नूह में, ना सिर्फ फरीदाबाद में, बल्कि आसपास के तमाम जिलों में उन 15 डॉक्टर्स की जो इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, प्रैक्टिस करते थे।
लाल किले के सामने 10 नवंबर को हुए धमाके में विस्फोटक से भरी I-20 कार में मौजूद डॉक्टर उमर नबी भी मारा गया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, डॉक्टर उमर को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की दोस्ती एक इलेक्ट्रीशियन से थी। यह इलेक्ट्रीशियन अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। बताया जा रहा है कि इसी इलेक्ट्रीशियन ने डॉक्टर उमर को नूह में एक कमरा दिलाया था। डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी और नूह का एक और कनेक्शन भी दरअसल सामने आ गया है। डॉक्टर उमर के साथ एक इलेक्ट्रीशियन इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। उसी इलेक्ट्रीशियन ने अपनी साली के जरिए डॉक्टर उमर को हरियाणा के फरीदाबाद के नज़दीक ही मेवात इलाके के नूह जिले में एक किराए का मकान दिलाया था, जिस मकान में वो 10 दिन तक रुकता है। 10 दिन तक मकान में रुकने के बाद और संभावना यह है वहीं पर ही I-20 गाड़ी में विस्फोटकों को भरा जाता है। सूत्रों के मुताबिक इसी सेफ हाउस में डॉक्टर उमर नबी ब्लास्ट से पहले करीब 10 दिन तक रुका था। दावा किया जा रहा है कि नूह की हिदायत कॉलोनी में मौजूद इसी सेफ हाउस में धमाके की साजिश रची गई। धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक को रखा गया। इस विस्फोटक को सफेद I-20 कार में यहीं डाला गया। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर जो था वो 10 दिन पहले जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला तो फिर इस मकान में उसने पनाह ली। 10 दिन किराए के इस मकान में वो यहाँ रहा। इस वक्त ये मकान आप जो बंद देख रहे हैं, अच्छा बड़ा मकान है, लेकिन जो इस वक्त कोई इस मकान में मौजूद नहीं है। ये घर तो हमने आपको दिखाया ही, यहाँ देखिए बैरिकेड भी कर दिया गया है। इसके अलावा जो हाईवे से जो मुख्य मार्ग है उससे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। दिल्ली धमाके में शामिल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों और दूसरे लोगों की तलाश में यूपी ATS का भी एक्शन तेज हो गया है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों की रडार पर यूपी के 200 कश्मीरी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कि छानबीन किया जाना ज़रूरी है, बहुत सतर्कता के साथ छानबीन होनी चाहिए और जो भी नंबर जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनकी कॉल डिटेल्स में या इंटरोगेशन में जो भी नाम सामने आए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी किया जाना नितांत आवश्यक है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे करीब 30 से 40 डॉक्टर। सूत्रों के मुताबिक इसी साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए ATS की एक टीम पूछताछ के लिए श्रीनगर भी जा सकती है। दरअसल ये इनमें से अधिकतर डॉक्टर कश्मीरी मूल के हैं जो यहाँ पर रहकर या तो पढ़ाई करते थे या फिर वो प्रैक्टिस करते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से 30 से 40 ऐसे डॉक्टर्स थे जो डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। डॉक्टर शाहीन जो दिल्ली ब्लास्ट केस की प्रमुख आरोपी है। गौरतलब है कि इस केस में अब तक कई डॉक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूपी ATS कश्मीर जाकर उन छात्रों से और उन डॉक्टर्स से पूछताछ कर सकती है जो डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। और दिल्ली बम धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA कर रही है, लेकिन इस मल्टी स्टेट टेरर मॉड्यूल की कड़ियों को जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ साथ मल्टी एजेंसी ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी गाड़ी देख सकते हैं और ये हुआ है यहाँ पर। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकियों की खौफनाक साजिश। ग्यारह महीने से लगातार कर रहे थे टेरर प्लान पर काम। सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी, तारीख और लोकेशन भी कर ली थी फिक्स।
10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ। कुछ ही सेकंड में तबाही मच गई। पूरी घटना को लेकर अब जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। जांच में जैसे जैसे साजिश के तार जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी थी। जैश के हैंडलर से लेकर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों और विस्फोटकों के जखीरे की बरामदगी के सारे तार इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते मिल रहे हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का नाम शामिल होने के बाद जांच एजेंसियां बड़े पैमाने पर इस यूनिवर्सिटी कैंपस और कैंपस के आसपास मौजूद लोगों, इबादतगाहों और दूसरे अहम ठिकानों से फॉरेंसिक एविडेंस टटोलने में जुट गई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साइबर कैफे, फर्टिलाइजर शॉप्स और मोबाइल टावर से भी फॉरेंसिक सबूत खोजे जा रहे हैं। मतलब तकनीक के जरिए आतंकी मॉड्यूल की टूटी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक सीसीटीवी, सीडीआर, एसएनएस और इनक्रिप्टेड ऐप्स का ये कॉम्बिनेशन इस पूरे टेरर मॉड्यूल की रीढ़ तोड़ने में गेम चेंजर बना है। इस जांच में सबसे अहम साबित हो रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस और कैंपस के बाहर करीब 1 किलोमीटर के दायरे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। संदिग्धों की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। फॉरेंसिक एविडेंस की तलाश में जांच एजेंसियों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है सीडीआर। इसके तहत मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल पैटर्न के जरिए टेरर नेटवर्क के हर लिंक को चिन्हित किया जा रहा है। टेरर नेटवर्क में इस्तेमाल किए गए ठिकानों, आतंकियों ने किन किन लोकेशन पर मूवमेंट की और आतंकियों की मीटिंग्स की सटीक टाइमलाइन बनाने में डीवीआर और एसएनएस डेटा की भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स, OGW और मॉड्यूल से जुड़े लोगों की डिजिटल एक्टिविटी को डिक्रिप्ट कर आतंकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी दरअसल धौज पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंतर्गत आती है। यहाँ पर लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, CIA यानी क्राइम एजेंसी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ NIA और इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से सिंक करके काम कर रही है। उनके साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। कोशिश इस बात की है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास में जो लोग रहते हैं उनका पता किया जाए कि वो कहाँ पर नमाज अता करने के लिए जाते थे। डॉक्टर उमर ने कहाँ से सिम खरीदा, जो सिम खरीदा गया उस सिम के लिए जो एड्रेस दिया गया वो भी जल्दी निकलता है। उसके अलावा पूरे टेरर नेटवर्क के लिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी। उसके लिए एक मस्जिद को चुना गया। मस्जिद के साथ साथ एक बेसमेंट में पूरे प्लॉट को चुना गया जहां पर ब्रेन वॉश के लिए अलग से क्लासेस या यूं कहें कि मंडली बैठती थी और साथ में मिलकर काम किया जाता था। तो धौज पुलिस स्टेशन में लगातार काम चल रहा है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि यूनिवर्सिटी के आसपास की पूरी पेरिफेरी यानी 1 किलोमीटर की परिधि को खंगालने की कि इस परिधि में कैंपस के बाहर भी क्या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो एक्टिविटी इंटरनेशनल थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आधिकारिक रूप से NIA के पास है, लेकिन देश की राजधानी को दहलाने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को डिकोड करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ड्राइव शुरू किया गया है। कई एजेंसियां साथ मिलकर जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में देश की लगभग हर बड़ी जांच और सुरक्षा एजेंसी एक साथ काम कर रही है। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा विदेश में मौजूद संभावित हैंडलरों को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल और टेरर मॉड्यूल की फंडिंग के स्रोतों को तलाशने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED भी जांच में जुटी है। एजेंसियों का ये समन्वय पूरे मामले को भारत का सबसे बड़ा इंटरलिंक्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन बना रहा है।
टेलीकॉम नेटवर्क से लेकर के 3 से 4 महीने का CDR निकालने से लेकर के और CCTV फुटेज के आधार पर इसी फुटेज को आधार बना करके अब पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें रडार में केवल 200 वो स्टूडेंट, टीचर्स और फैकल्टी मेंबर ही नहीं जो कैंपस के अंदर थे, बल्कि कैंपस के बाहर से कितनी गाड़ियां किस समय आती थी, इन तमाम चीज़ों की पूछताछ तफ्तीश भी इस पुलिस स्टेशन की एपिसेंटर मान करके आतंक के हॉटस्पॉट यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की सारी जानकारी निकाली जा रही है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद। और व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के फरीदाबाद मॉड्यूल की कमांडर थी मैडम सर्जन यानी कि लेडी डॉक्टर शाहीन। इसके एक इशारे पर आतंकियों का ये मॉड्यूल मरने और मारने के लिए तैयार रहता था। मैडम सर्जन कानपुर से लेकर लखनऊ तक डॉक्टर्स का एक और टेरर गैंग खड़ा करना चाहती थी। जैश की लेडी कमांडर के गैंग में थे कितने डॉक्टर? मैडम सर्जन का क्या था पाकिस्तानी हैंडलर से वास्ता? आतंक के डॉक्टर गैंग की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन बेहद ही शातिर है। उसे पता था कि उसका मकसद क्या है। उसे मालूम था कि वो देश से गद्दारी कर रही है। इसके बावजूद उसने फरीदाबाद मॉड्यूल में न सिर्फ अहम किरदार निभाया, बल्कि जैश की महिला विंग की इंडियन चीफ भी बन गई। फरीदाबाद मॉड्यूल की शातिर खिलाड़ी डॉक्टर शाहीन फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। एक महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रही थी, पर ध्यान इस बात पे था कि कहीं कोई सबूत न छूट जाए और सुरक्षा एजेंसियां उस तक न पहुंच जाएं। जांच में पता चला है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान डॉक्टर शाहीन के संपर्क में सिर्फ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ही नहीं थे। उसके संपर्क में कई और डॉक्टर थे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर शाहीन अपने साथ 30 से 40 डॉक्टरों को नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर शाहीन ने उन डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की थी। जांच एजेंसियों को लगता है कि कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से डॉक्टर शाहीन सीधा संपर्क करती थी और फिर व्हाइट कॉलर नेटवर्क से जोड़ने के लिए पांसा फेंकती थी। हालांकि इसमें वो कितना कामयाब हुई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी में 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर और मेडिकल के छात्र हैं। शाहीन के पास से जो मोबाइल फोन मिला है, उस फोन की सिम फर्जी पते पर थी। इस सिम का जो पता दिया गया था वो धौज का दिया गया था, एक मस्जिद का, जहां से शाहीन का लेना देना नहीं था। ना तो वो इस इलाके से आती थी, ना वो उसका स्थायी पता था। 2023 में ये सिम खरीदी गई थी और उसके बाद से ही तमाम इस आतंकी गतिविधियों के लिए डॉक्टर शाहीन इन्हीं सिम का प्रयोग यूनिवर्सिटी में रहते हुए करती थी और इसी के जरिए वो अलग अलग जगह पर फोन कॉल किया करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, यूएई, मालदीव और बांग्लादेश तक अपना नेटवर्क फैला चुकी थी। उसकी योजना दिल्ली में बड़े धमाके कर विदेश भागने की थी। इसके लिए उसने वीजा एप्लीकेशन भी डाल रखा था। डॉक्टर शाहीन की इस साजिश में वो अकेली नहीं थी। उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को पहले ही कट्टरपंथ की राह पर धकेलना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि डॉक्टर परवेज साल 2021 में मालदीव गया था। वहां से लौटा तो शाहीन ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। डॉक्टर शाहीन के फोन से खुलासा हुआ है कि वो अपने हैंडलर से बात करने के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे से थ्रीमा ऐप के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। थ्रीमा के जरिए लोकेशन और दस्तावेज शेयर किए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल, उमर और डॉक्टर शाहीन 2 हैंडलर्स से बात कर रहे थे। हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हाशिम उर्फ आसिर निसार है। इनके कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार है। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर है।
या हो सकता है कि दोनों एक ही हैंडलर हो। ये लोग 3माह ऐप, सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप के जरिए आपस में बात करते थे। जांच एजेंसियों की पूरी नजर आतंक के डॉक्टर गैंग की फंडिंग पर है। उन्हें आर्थिक मदद देने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। इनमें से डॉक्टर शाहीन लंबे वक्त तक कानपुर में रही है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग की HOD थी। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन वापस आ रहे हैं। नूह तक दिल्ली ब्लास्ट की जांच, किस किस पर आज? आतंकी साजिश का पूरा सच, नूह में क्या कर रहा था उमर? दस दिन तक नूह में रहा उमर, किराए पर लिया था घर। डॉक्टर उमर ने 10 दिन तक यहाँ पर पनाह ली थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो निकल के एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसने ये किराए पर मकान लिया था। ये हिदायत कॉलोनी से कहा जाता है, नूह का ये इलाका है पूरा। नूह से ही खरीदा था मौत का सामान, गिरफ्त में खाद दुकानदार। अगर बात की जाए तो 20 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की कोशिश थी, उसके लिए उर्वरक को खरीदा था। और यहीं पर ही दिनेश अग्रवाल की ये दुकान थी और यहीं पर ही जो किसानों के लिए फर्टिलाइज़र थे वो खरीदे जाने थे। लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है डब्बू उर्फ दिनेश, और डब्बू की गिरफ्तारी के बाद इस दुकान पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। नूह से 3 डॉक्टर गिरफ्तार, मिले साजिश के तार। दिल्ली ब्लास्ट का नूह कनेक्शन, ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन। अपनी इन्वेस्टिगेशन में न्यूज़ नेशन की टीम पुन्हाना आ गई है। दरअसल ये भी नूह की ही एक तहसील है और इसी तहसील से कथित तौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने उस उर्वरक को खरीदा था, NPK को खरीदा था, जिसे रिफाइन करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। दिल्ली में आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गायब होकर कहां गया था? वो 10 दिनों तक कहां छिपा हुआ था? उसने मौत का सामान कहां से खरीदा था? इन सारे सवालों की पड़ताल करने में जुटी जांच टीम की तलाश हरियाणा के नूह पर जाकर खत्म हुई। जांच में दिल्ली ब्लास्ट का नूह कनेक्शन सामने आ रहा है। नूह से किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के तार जुड़ रहे हैं?
नूह से किस किस की गिरफ्तारी हुई है और जांच टीम को मेवात के इस इलाके से क्या क्या मिला है। अगले आधे घंटे में इन सभी सवालों की पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन। तो फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी, 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी और कुछ ही घंटों बाद लाल किले के पास एक शक्तिशाली कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत। दिल्ली ब्लास्ट की इस साजिश के तार कश्मीर से जुड़ते दिख रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली ब्लास्ट की साजिश की कड़ियां हरियाणा के नूह से भी जुड़ती दिख रही है। जांच में यह भी पता चला है कि लाल किले के पास कार में ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर नूह में ही था। उसने ब्लास्ट से ठीक पहले 10 दिन नूह में गुजारे थे। अब जांच टीम दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन से जुड़ी कड़ियों को तलाश रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल पर हर दिन नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से पहलगाम तक जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं और इस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब कर रही हैं। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के तार हरियाणा के नूह से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच में पता चला है कि कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहलाने वाले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी ने नूह में किराए पर कमरा लिया था। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर हिदायत कॉलोनी में है। ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर 10 दिन तक यहीं रहा था। ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का है। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके शोएब ने उमर को ये घर किराए पर दिलवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर यहीं से i-20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने इस खाली मकान को टेरर मॉड्यूल के सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने जांच एजेंसियों के जाल में फंसने के डर से इस घर में दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिनों तक शरण ली थी। फिलहाल इस मकान पर ताला लटका है। ब्लास्ट के बाद से मकान मालकिन परिजनों के साथ कहीं चली गई है। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर जो था वो 10 दिन पहले जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला तो फिर इस मकान में उसने पनाह ली। 10 दिन किराए के इस मकान में वो यहाँ रहा। इस वक्त ये मकान आप जो बंद देख रहे हैं, अच्छा बड़ा मकान है, लेकिन जो इस वक्त कोई इस मकान में मौजूद नहीं है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको, एक तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है। लगातार 24 घंटे जो है इस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और यहाँ पर आप देखें तो जो ये छोटा दरवाज़ा है यहाँ पर ताला लटका है। बड़े दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ से जो है डॉक्टर उमर ने 10 दिन तक यहाँ पर पनाह ली थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से वो निकल के एक इलेक्ट्रीशियन की मदद से उसने ये किराए पर मकान लिया था। ये हिदायत कॉलोनी से कहा जाता है, नूह का ये इलाका है पूरा। शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें नूह की हिदायत कॉलोनी, पिनगवा रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची। यहाँ कई सीसीटीवी फुटेज में सफेद i-20 कार नजर आई जो उमर की बताई जा रही है। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरे में भी डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है। लेकिन वो वहां से कब निकली और किस रास्ते से निकली, इसकी गुत्थी सुलझाना अभी भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है।
जांच में ये भी पता चला है कि धमाके से एक रात पहले यानी 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात को डॉक्टर उमर फिरोजपुर झिरका के HDFC बैंक के ATM से पैसा निकालने पहुंचा था। इस ATM पर जब वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ तो ATM के गार्ड को 5,000 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ शहर के दूसरे ATM तक ले गया। ठीक रात 1:25 पर वो वापस HDFC बैंक के ATM पर पहुंचा और गार्ड को उतारकर दिल्ली की तरफ निकल गया। CCTV फुटेज में डॉक्टर उमर की गाड़ी से गार्ड के उतरने की तस्वीरें कैद हो गईं। इसके बाद उसकी कार हाईवे की तरफ बढ़ती दिखी। उमर 18 घंटे पहले फिरोजपुर झिरका के इसी ATM में आया था। फिरोजपुर झिरका के नूह का ये HDFC का ATM है और इसी में जो है 1:02 पर वो यहाँ पहुँचा। यहाँ उसने 50,000 रुपये निकालने की कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। सब मामला जो है वो CCTV में कैद हो गया। उसकी तस्वीर उतरते ही नजर आई और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले उसने चेहरे पर मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे बात करता है, क्योंकि अंदर वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ था तो इसलिए उसने उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को ही 5,000 रुपये देने का लालच दिया और कहा कि अगर वो 50,000 रुपये निकलवा देता है किसी ATM से तो फिर वो उसे 5,000 देगा। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये बिम्बा रोड है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फिरोजपुर झिरका का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पूरे फिरोजपुर झिरका में वो काफ़ी देर तक घूमते रहे। लगभग 20 मिनट घूमने के बाद उन्हें एक ATM मिला जहां से वो पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ और उसके बाद एक बार फिर 1:25 की घटना है जिस वक्त वो यहां पर वापस आता है और फिर CCTV में कैद होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी गाड़ी से उतरता है और पूरा ये जो सीक्वेंस था वो इसी CCTV में कैद हो जाता है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि नूह में 10 दिनों तक रुकने के दौरान डॉक्टर उमर कहां गया, इस दौरान वो किन लोगों से मिला। इस पड़ताल के बाद दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन की सारी परतें खुल सकेंगी और जांच एजेंसियों को साजिश की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। न्यूज़ नेशन। तो कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहलाने वाला डॉक्टर उमर 10 दिनों तक हरियाणा के नूह में रुका था और बताया ये भी जाता है कि उसने यहीं से मौत का बारूद खरीदा था। न्यूज़ नेशन की टीम उस जगह तक पहुंची जहां से भारी मात्रा में उर्वरक खरीदा गया था। बताया जाता है कि इसी उर्वरक का इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए किया गया। दस नवंबर की शाम 6:51 पर दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। इस धमाके में कार चला रहे डॉक्टर उमर समेत 13 लोगों की जान चली गई। ब्लास्ट के बाद सवाल उठे कि दिल्ली को दहलाने वाला बारूद कहां से आया। जांच हुई तो शक के घेरे में नूह के कई खाद विक्रेता आ गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर नूह से NPK उर्वरक खरीदा। कहा जा रहा है कि इसी की मदद से मौत का सामान तैयार किया गया। जांच में नूह का नाम सामने आते ही एजेंसियां एक्टिव हो गई। अब हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजस्थान पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA जांच को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का एपिसेंटर
हरियाणा का नूह माना जा रहा है, क्योंकि तबाही का सामान यहीं से खरीदा गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने नूह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर से एनपीके खरीदा था। जिस दुकान से उर्वरक खरीदा गया था, उसका डीलर दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू अब एनआईए की हिरासत में है। उसकी दुकान पर ताला लटका हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में न्यूज नेशन की टीम पुनहाना आ गई है। दरअसल ये भी नूह की ही एक तहसील है और इसी तहसील से कथित तौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने उस उर्वरक को खरीदा था, एनपीके को खरीदा था, जिसे रिफाइन करके अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। एनपीके जो उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें नाइट्रेट भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से विस्फोटक बनाया जा सकता है, उसकी बड़े पैमाने पर ख़रीद करनी थी। 20 अगर बात की जाए तो 20 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की कोशिश थी, उसके लिए उर्वरक को ख़रीदना था। और यहीं पर ही दिनेश अग्रवाल की ये दुकान थी और यहीं पर ही जो किसानों के लिए फर्टिलाइज़र थे वो ख़रीदे जाने थे। लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है डब्बू उर्फ दिनेश, और डब्बू की गिरफ्तारी के बाद इस दुकान पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है और ये दुकान बीते 2-3 दिन से बंद है। तो अगर सिर्फ नूह जिले की बात करें तो 3 डॉक्टर, 1 इमाम और 1 व्यापारी, और वो व्यापारी फर्टिलाइज़र के दिनेश और डब्बू की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने खाद्य दुकानों से खरीदे गए एनपीके को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया और अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने मेडिकल छात्रों के प्रयोग से संबंधित काम करने के लिए एनपीके की मांग की थी। उन्होंने बड़ी मात्रा में एनपीके खरीदने के लिए कोई भी कीमत चुकाने का भरोसा दिया था। दुकानदार ने उनसे एनपीके की एवज में 2 गुनी रकम की मांग की थी। आरोपी राजी हो गए और एडवांस पैसे देकर उर्वरक बुक कर लिया। बताया जा रहा है कि दिनेश अग्रवाल के पास इतनी बड़ी मात्रा में एनपीके बेचने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 2 गुने पैसे मिलने के लालच में वो तैयार हो गया। दिनेश अग्रवाल को हिरासत में लेने के बाद जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इस बात की पड़ताल की जा रही है कि बड़ी मात्रा में उर्वरक खरीदने कौन-कौन आया था। जिले की पुलिस लगातार ऐसे फर्टिलाइजर डीलर के रिकॉर्ड खंगाल रही है जिन्होंने बीते कुछ महीनों में बड़ी मात्रा में उर्वरक बेचा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी नूह सीआईए के 3 तरह के टारगेट हैं जो दिल्ली ब्लास्ट से लेकर के आतंकी टेरर मॉड्यूल, डॉक्टर मॉड्यूल तक निगाह रखे हुए हैं। पहला टारगेट है फर्टिलाइज़र, उर्वरक की बड़ी बड़ी होलसेल डीलर, बड़ी बड़ी दुकानें जिनसे एनपीके खरीदा गया होगा या और भी जगह से खरीदे जाने की कोशिश की गई होगी, जिसके आधार पर ही अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया। उन फर्टिलाइज़र की दुकानों को निगाह में रखना, जिसके ऊपर अभी तक एक गिरफ्तारी यानी दिनेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा टारगेट, क्या ऐसे लोग भी थे जो वाकई ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे? इमाम इश्तियाक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इमाम इश्तियाक वही इमाम है जो अल सफ़ा यूनिवर्सिटी के पास में जाकर के जो मस्जिद था वहीं पर ही नमाज अता करवाया करता था। और तीसरा टारगेट वो डॉक्टर्स हैं जिनमें से 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी नूह जिले से हो चुकी है जो अल सफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या फिर वहाँ काम करते थे, इंटर्नशिप करते थे। तो नूह 3 एंगल से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि नूह पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस भी पूरी तरीके से एनआईए के संपर्क में है, ताकि ना सिर्फ एनपीके फर्टिलाइज़र बल्कि राजस्थान में जिस तरीके से माइनिंग की जाती है उसमें जिलेटिन की छड़ों से लेकर आरडीएक्स का इस्तेमाल होता है, उसकी भी सेल और परचेज के ऊपर पूरी निगाह रखी जाए। ना सिर्फ हालिया समय में बल्कि पुराने समय के रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है नूह पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से।
जांच एजेंसियों ने 2900 किलो विस्फोटक मिलने के मामले में नूह से ही इमाम इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया है। इश्तियाक 20 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से सटी मस्जिद में इमाम था। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा से लौटे डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने इमाम के घर पर ही रात बिताई थी। मुजम्मिल ने ही इमाम के फतेहपुर तगा में मौजूद घर पर विस्फोटक रखवाया था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल ने खाद की बोरियां बताकर विस्फोटक स्टोर किया हुआ था। अब तक नूह जिले से 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक चीन से पढ़ाई करने के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय में इंटर्न के रूप में काम करता था, जबकि 2 डॉक्टरों ने इसी विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री हासिल की है। दिल्ली को दहलाने वाला डॉक्टर उमर इन तीनों में से किसी का सीनियर था तो किसी का टीचर। फरीदाबाद से क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंचती है डॉक्टर मुस्तकिम के घर पर रात के समय। पूरा परिवार यहीं पर ही होता है और उसे लेकर जाया जाता है पहले फरीदाबाद, और अब कथित तौर पर संभावना ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA पूछताछ कर रही है राजधानी दिल्ली में। एक खास बात यह भी है कि मुस्तकिम का कनेक्शन यानी पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का कनेक्शन अब चीन से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर मुस्तकिम ने अपनी MBBS 2019 से लेकर 2024 तक चाइना से की थी, और चाइना में पूरी पढ़ाई करने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी गए फरीदाबाद में और वहाँ जाकर के इंटर्नशिप की। और इसके सीनियर ही वो लोग थे जो दिल्ली के कथित ब्लास्ट और डॉक्टर मॉड्यूल के पूरे मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर 9 नवंबर की रात नूह के फिरोजपुर झिरका में पहुंचा था। इसका CCTV वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें डॉक्टर उमर की I-20 गाड़ी फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा से गुजरते हुए दिख रही है। गाड़ी को फरीदाबाद झिरका के एक ढाबे पर रोका भी गया था। शक तो ये भी है कि नूह से ही उसने गाड़ी में विस्फोटक रखे थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपियों ने बड़े हमलों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब इन्हीं आस्तीन के सांपों को कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी है, जो अपने ही देश को दहलाने की साजिश रचते हैं। इस बार आतंकी जड़ों पर चोट करने की तैयारी की जा रही है, ताकि ऐसा कोई टेरर मॉड्यूल फिर से खड़ा ना हो सके, फिर से कोई देश को दहलाने के बारे में सोच भी ना सके। टीम न्यूज़ नेशन। और नूह से निकलने के 24 घंटे के भीतर ही डॉक्टर उमर ने लाल किले के सामने धमाका करके दिल्ली को दहला दिया। इस दौरान वो लगातार घूमता रहा, वो कहीं नहीं रुका। अब जांच एजेंसीज ये जांच कर रही है कि वो बम धमाके करने की जगह ढूंढ रहा था या फिर कोई खास जगह या खास व्यक्ति उसके निशाने पर थे। डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट करके पूरे देश को दहला दिया। उमर के मन में धमाके से 24 घंटे पहले तक क्या चल रहा था, अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं। हालांकि ये साफ है कि वो 9 नवंबर की रात 11:30 बजे से अगले दिन यानी 10 नवंबर को लाल किले के सामने बम धमाका करने तक लगातार घूमता रहा। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि वो बम धमाके करने की जगह ढूंढ रहा था या फिर कोई VIP या भीड़ भाड़ वाले बाजार उसके निशाने पर थे। सवाल यह भी है कि क्या डॉक्टर उमर ने हड़बड़ी में लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया और इस कारण आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। दरअसल कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल के 30 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद से डॉक्टर उमर घबराया हुआ था। डॉक्टर उमर ने अपना मोबाइल फोन
तुरंत बंद कर दिया था। हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार बात कर रहा था। इस दौरान लगभग 10 दिनों तक पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे कश्मीर के लिए शहादत के नारे के जरिए ब्रेन वॉश किया। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो हर दिन डॉक्टर उमर और पाकिस्तानी हैंडलर की कई बार वीडियो कॉल पर बात हुई। इससे वो इतना अधिक घबरा गया कि दिल्ली के लाल किले के पास जाकर कार में ब्लास्ट कर दिया और अपनी जान भी गंवा बैठा। इस बीच डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक दुकान पर मौजूद आतंकी उमर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता नजर आ रहा है। 25 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि वो बेंच पर अपने साथ साइड बैग लिए बैठा हुआ है। वो बैग से मोबाइल निकालता है और दुकानदार को दे देता है। उसके पास एक और मोबाइल भी नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है। इस दौरान वो नर्वस नजर आ रहा है। इस बीच धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस भी मिलने की बात सामने आ रही है। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं, जबकि एक खाली खोखा मिला है। खास बात यह है कि पुलिस को मौके से कोई पिस्टल या उसका कोई हिस्सा नहीं मिला, यानी कारतूस मिल गए, लेकिन उन्हें चलाने वाला हथियार अब तक गायब है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि 9mm पिस्टल आम नागरिक नहीं रख सकते। ये हथियार आमतौर पर सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये कारतूस वहां पहुंचे कैसे। पुलिस ने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के हथियार और कारतूस का मिलान भी करवाई है, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फरीदाबाद और खुफिया एजेंसियों की गाड़ियां लगातार इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रही है और नू और फरीदाबाद के इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन भी सामने आना है। दरअसल सवाल 2 हैं। पहला सवाल ये कि क्या जो इलेक्ट्रीशियन है, जो जिंदा है, जिससे पूछताछ हो रही है, जो फिलहाल एनआईए के सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा है, वो बता पाएगा कि नू और फरीदाबाद का कनेक्शन क्या है और क्यों डॉक्टर उमर नू गया उस I-20 गाड़ी के साथ संभावित रूप से, और क्या वहीं पर ही पोटेशियम नाइट्रेट को भी रखा गया था विस्फोटक के तौर पर। एक दूसरा सवाल ये भी है कि 9mm की जो कार्टेज मिली है, जो आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है, और क्या उसके पीछे भी कश्मीर या पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है। तो ये 2 सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी, कश्मीर और नू को फरीदाबाद से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या ये कारतूस ब्लास्ट के बाद I-20 कार से गिरे थे या किसी और तरीके से वहां पहुंचे। इन कारतूसों की बरामदगी और हथियार के गायब होने से जांच एजेंसियों के सामने नए सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।